Hello everyone, this is Dipanshu and welcome back to my YouTube channel once again। तो आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है दिस इज़ अबाउट हाउ टू एंटर इनटू फॉलिंग स्टॉक्स। ये काफ़ी एक रैंडम सा टॉपिक है एक्चुअली, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, लाइफ सेविंग होने वाला है एक तरीके से। तो कुछ स्टॉक्स के साथ हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से लोग इसमें फंसते हैं और किस तरीके से वेल्थ डिस्ट्रॉय होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम बात करते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ ज़ीरोधा काइट के अपने एक अकाउंट में, और यहाँ पे जैसे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में पहले, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से उनमें अपॉर्चुनिटीज़ होती है और किस तरीके से हम उनके पीछे जाते हैं, या फिर एंट्री किस तरीके से हम बना सकते हैं। और अगर प्रॉपर प्लानिंग ना हो तो नुकसान किस तरीके का हो सकता है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक दो स्टॉक्स हैं जिनको मैंने बहुत पहले से फॉलो किया है, तो मैं उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये इंडिया मार्ट है, इसको अगर किसी ने जाना होगा तो इसको अपने इंडिया का अलीबाबा भी कहते हैं काफ़ी सारे लोग। तो जैसे चाइना में अलीबाबा नाम का कंपनी है, उसी तरीके से इंडिया मार्ट भी इंडिया का अलीबाबा कंपनी है। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड इसका बिज़नेस है, B2B सेक्टर में काम करता है और बहुत अच्छे इसके फंडामेंटल्स हैं और सब कुछ सही है। लेकिन अभी इसमें क्या हुआ कि ये स्टॉक जो है कोविड के टाइम पे करीबन 1900-2000 के लेवल से ये लगातार अच्छी रैली करके ये 9000 तक पहुंच गया, बहुत बढ़िया रैली दिया, और उसके बाद वहां से कंसोलिडेट करके ये नीचे भी आ गया, यानी करीबन 50% का अभी करेक्शन चल रहा है इसमें। तो इस स्टॉक में जो देखने वाली बात है कि इसके बारे में मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इस स्टॉक में कहीं मैंने इस जगह पे पोजीशन बनाई थी एक टाइम पे, ठीक है, 5000 पे मैंने कहीं पोजीशन बनाया था, और थोड़ा पेशेंस नहीं था और उस समय मैं बिगिनर भी था, तो मैं यहाँ से निकल गया था। एक 6000 के आसपास में मैं करीबन मैंने एग्ज़िट ले लिया था। तो ठीक है, बाद में मैंने रिग्रेट भी किया कि यहाँ 5000 से 9000 चला गया, यानी कि 90% का रैली मैंने मिस कर दिया। बट अभी देख सकते हैं कि जो रैली मैंने मिस किया अब वो मेरे को दोबारा अच्छे लेवल पे मिल रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने इस लेवल पे एंटर किया था तो अभी स्टॉक करीबन उसी लेवल पे आ गया है। तो अब मेरे अंदर ये कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ रही है कि मैं इसको उठा लूँ, इसको ख़रीद लूँ मैं। लेकिन अब बात यह हो गई है कि ये थोड़ा सा वीक हो गया है, यानी कि अभी इसको ऊपर जाने में टाइम लगने वाला है, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरीके से, ये है HDFC AMC। तो HDFC हमें पता है कि इंडिया में कितना बड़ा कंपनी है, और उसमें भी AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये। तो मीडियम मिड कैप कंपनी में आती है ये, और बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि कोविड का जो लो बना था मार्च में, अभी स्टॉक उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी मैंने कहीं पोजीशन बनाया था इस लेवल पे, कहीं थोड़ा सा इस लेवल पे भी मैंने बनाया था 3000 के लेवल पे, फिर वो थोड़ा नीचे आ गया, एंड इस लेवल पे थोड़ा सा बनाया था मैंने, बट फिर जैसे फॉल करने लग गया तो मैंने एग्ज़िट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं इस लेवल से अगर मैंने एग्ज़िट नहीं किया होता तो ये आज मेरे पोर्टफोलियो में 23% नेगेटिव के साथ बैठा रहता, ओके। एंड अब 23% नेगेटिव के साथ बैठा रहता, और ये स्टॉक बहुत वीक है, यानी इसको ऊपर जाने के लिए अभी बहुत टाइम लगने वाला है, और कोई रीज़न नहीं है इसको ऊपर जाने के लिए। क्योंकि जो स्टॉक कमज़ोर होते हैं वो कमज़ोर रहते हैं लंबे समय तक, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो हमेशा ऊपर चलते रहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, L&T, अभी लार्सन एंड ट्यूब्रो का चार्ट देखें तो ये लॉन्ग टर्म में इसका चार्ट देख लेते हैं। जैसे ये कोविड का लो बनाया, वहाँ से ये धीरे धीरे ऊपर चलता गया, और जो भी डिप्स आए उसमें ये बाउंस करता गया, और अभी भी चार्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉप के हाई से अभी देखें, बॉटम का करेक्शन मैक्स टू मैक्स 13% ही आया है, यानी कि फॉल में इसने बहुत कम पार्टिसिपेट किया है, और बाउंस में भी इसने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, और अभी अपने हाई से सिर्फ 9% नीचे है। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मैंने बताया कई बार स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे हम देखते हैं, जो गिरता कम है और बढ़ने के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो जैसे SBI है बैंकिंग सेक्टर में, मैंने इसको भी बताया है कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में था, अभी रिसेंटली में थोड़ा फॉल में इसने
शिपयार्ड स्कैम में इसका कुछ न्यूज़ आया था तो गिर गया था, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फाइन ऑर्गेनिक भी है, इसके बारे में भी हमने कई बार डिस्कस किया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसमें देख सकते हैं फॉल बिल्कुल कम है, यानी कि ये करीबन 30 डेज़ में ये 7% गिरा और एक ही दिन में इसने देख सकते हैं यहाँ से यहाँ बाउंस कर दिया 13%। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ की बात हमेशा ध्यान रखें। यहाँ से दोबारा देख सकते हैं ये गिरा करीबन लगातार 30 डेज़ में 12% गिरा, और यहाँ से देख सकते हैं कि ये 9 दिन में 20% बाउंस कर गया। फिर अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो उसके हिसाब से इसने परफॉर्म किया है। बट ये बात है कि मार्केट जब बाउंस करेगा तो ये सारे स्टॉक्स बहुत तेज़ी से बाउंस करेंगे, लेकिन ऐसा इन स्टॉक्स के साथ में नहीं होता है। जो इंडिया मार्ट हैं और इस तरीके के HDFC AMC स्टॉक्स हैं, तो ये सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, फंडामेंटली बहुत साउंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ये हमारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, अगर लेटर से हम इंडिया मार्ट का ही चार्ट ले लेते हैं। HDFC AMC में मेरा अभी कोई इंटरेस्ट है नहीं इन्वेस्टमेंट का, थोड़ा स्लो चलता है बट एंड बहुत टाइम वेस्ट कर सकता है। बट इंडिया मार्ट एक हाई बीटा स्टॉक है, अगर इसमें मोमेंटम आता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल का, बस ये एक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसिडर करें। तो यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तो अभी इन सब स्टॉक्स में होता क्या है एक्चुअली में, कि जैसे अगर मेरे पास, मैं एग्जांपल से बात करता हूँ, जैसे अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए और मैंने इससे 10 स्टॉक्स खरीद रखे हैं, तो लेटेस्ट से इनमें से मैंने 10 × 10, तो 10 स्टॉक्स हैं मेरे पास, तो मैंने 10 रुपये जो है, ये 100 रुपीज़ मेरे पास नेट है और 10 रुपये के मैंने 10-10 स्टॉक्स में इक्वली एलोकेट कर रखे हैं। तो मेरा जो एजेंडा है 10 रुपये से ज़्यादा मैं किसी स्टॉक्स को नहीं देने वाला हूँ। तो लेटेस्ट से 10 रुपये मैंने इंडिया मार्ट को अलॉट कर रखा है। ये एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ मैं बस। तो लेटेस्ट से यहाँ पे एक फॉल आया, इस टॉप से यहाँ बॉटम तक एक अच्छा फॉल आया, तो मैंने हो सकता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख के यहाँ पे एंटर कर लिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेटेस्ट से 3 रुपीज़ का बाइंग कर लिया। अब ये जैसे ऊपर जाने लग गया, यहाँ पे फिर कंसोलिडेट कर रहा है, तो मेरे को लगा कि ये दोबारा से ब्रेकआउट देगा और यहाँ पे मैंने दूसरा लॉट बाई कर लिया 3 रुपीज़ का। अब यहाँ से नीचे आ गया लेटेस्ट से, तो मैंने सोचा कि थोड़ा कम रेट पे मिल रहा है तो एवरेज कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा मैंने बताया ना, कि अगर यहाँ पे आपने एवरेज कर लिया होता तो ये स्टॉक और तेज़ी से नीचे गिरने लग गया। यानी कि आपको लग रहा होगा कि ये इस लेवल से तो सस्ता मिल रहा है, लेकिन सस्ता वाला स्टॉक और सस्ता हो सकता है, ठीक है, या और नीचे भी जा सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम अगर इस तरीके से हम यहाँ पे भी 2 रुपये या 3 रुपये लगा देते हैं लेटेस्ट से, तो 6 और 2 8, तो अभी हमारे 8 रुपीज़ यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं लेटेस्ट सपोज, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि अभी इसने वीकनेस दिखाया है तो नीचे है और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ये मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे भी इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अब अगर आपने इस तरीके से इसमें बाइंग कर रखा होगा तब तो आपको यहाँ पे वेट ही करना चाहिए, ठीक है। और इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की अभी बिल्कुल सजेशन नहीं रहेगी फिर। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टेड नहीं है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। और अभी अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टेड होंगे इसमें, या फिर हाई लेवल पे भी कहीं पे इन्वेस्टेड होंगे, तो आपको इस तरीके की चीज़ों में ध्यान ये रखना है कि जब भी स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट्स को ब्रेक करे, जैसे ये लेवल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट सा लग रहा था, अगर आप चार्ट को फॉलो करते रहेंगे तो ये लाइन जो है 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7, इस तरीके से काफ़ी बार इसने सपोर्ट लिया और उसको ब्रेक कर दिया। तो काफ़ी बार सपोर्ट लेके अगर ये ब्रेक किया है तो डेफिनेटली आपको इस तरीके के सपोर्ट ब्रेक पे एग्जिट कर जाना चाहिए। और इनफैक्ट सेकंड लॉट ऐड करने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए कि क्या सस्ता मिल रहा है तो हम और ख़रीद लें या इसको ऊपर जाने का वेट करें। तो अगर मैं ये सपोज करता हूँ कि आपने यहाँ पे बाई नहीं किया होता, ठीक है, आप इस लेवल पे वेट कर रहे हैं, तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद आपको ये सारे एनालिसिस करने पड़ेंगे, अपने स्टॉक्स का दिन भर देखभाल करना पड़ेगा, दिन भर नहीं तो सही एटलीस्ट 2-3 दिन में एक बार देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। सी इन्वेस्टिंग इज़ लाइक गार्डनिंग, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पेड़ पौधे आपने लगा दिए और आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको वाटरिंग करना पड़ेगा आपको रेगुलर बेसिस पे,
और जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके टेक्निकली वो सारे आपको देखने पड़ेंगे। अगर नहीं देखेंगे तो आपका वो गार्डनिंग और वो जो आपका प्लांट्स है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो अपने स्टॉक्स भी कुछ उसी तरीके से होते हैं कि आप अगर उसको रेगुलर मॉनिटर नहीं करेंगे, एटलीस्ट एक रेगुलर यानी 2 से 3 दिन में भी अगर आप मॉनिटर कर लेते हैं, तो आप इस तरीके के फॉल्स जो हैं या इस तरीके का जो ब्रेकडाउन है इसको अवॉइड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब लेट अस सपोज आपने टेक्निकली तो आपको ये 6 रुपये जो लगा रखे हैं और 6 रुपये के बाद इस तरीके का ब्रेकडाउन अगर आता है तो आपको यहाँ से एग्ज़िट कर लेना चाहिए। या फिर अपने मतलब आप स्टिल बिलीव करते हैं कंपनी में कि नहीं कंपनी अच्छी है और मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ, तो आप एटलीस्ट ये 3 रुपीज़ का एग्ज़िट कर दें। ठीक है, और सिर्फ 3 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप रहने दें। ठीक है, उसके बाद वो स्टॉक जहाँ जा रहा है, जितना टाइम स्पेंड कर रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि उस केस में क्या होगा कि आपके 6 रुपये या 8 रुपये ट्रैप होने के बजाय आपके सिर्फ 3 रुपीज़ ट्रैप्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये 8 रुपीज़ ट्रैप्ड और 3 रुपीज़ ट्रैप्ड में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, 5 रुपीज़ आपके पास फ्री है, यानी इसको आप अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये तो यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, है ना। अगर आप यहाँ पे 5 रुपये अपना फंसा के रखते हैं तो वो फंसा ही रह जाता, काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है ये। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पार्शियल क्वांटिटी भी एग्जिट कर दिया या फिर एटलीस्ट ये 2 रुपये भी नहीं लगाए आपने, तो ये 2 रुपये आपने बचा के कहीं और किसी अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक में लगा सकते हैं जो आपको रिटर्न्स दे सकता है, रेदर देन वेस्टिंग टाइम हियर। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी स्टॉक अपना इम्पॉर्टेंट सपोर्ट या कुछ लेवल आपने मार्क कर रखे हों उसको ब्रेक कर दे तो आप डेफिनेटली उसमें से एग्जिट कर जाएं, एटलीस्ट एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ तो ऐड ना करें। ठीक है, आप इस चीज़ को मेरे एक और इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं जहाँ पे मैंने विप्रो का बात किया है। ठीक है, विप्रो में मैंने गिरते हुए एक्यूमुलेट किया है, विप्रो, एचडीएफसी, इन सब में। तो ठीक है, आपका टाइम हॉराइजन मैटर करता है इन सब में कि ये और कितना गिर सकता है। अब जैसे विप्रो में भी मैंने बहुत अच्छे से सपोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया है, राइट। तो एक बार हम विप्रो का देख लेते हैं स्टॉक चार्ट, तो आप थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको कि मैंने क्यों उसको डिस्कस किया है। और तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा विप्रो का चार्ट। तो विप्रो के चार्ट में मैंने क्या कहा था कि इसको मैंने एक अच्छे लेवल पे देखा है और यहाँ से मैंने बाई करने का सोचा था। इसको मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक भी कर रहा था और उसके अकॉर्डिंग मैंने बाई करने का सोचा है एक लॉन्ग टर्म हॉराइजन के साथ में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि विप्रो को मैंने काफ़ी लेवल्स पे बाई किया है। एक तो 600 के लेवल पे ही बाई कर लिया था मैंने, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट लग रहा था मेरे को और काफ़ी चीप मिल रहा था। दूसरा मैंने कुछ 580 पे बाई किया था अराउंड हियर, और उसके बाद अभी मैं बाई करने का इसमें कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टॉक ने, अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक मेजर अपना जो है ये सपोर्ट लाइन सा निकल के आ रहा है, तो इसको ब्रेक कर दिया स्टॉक ने। ठीक है, तो मैं इसलिए इसमें एक्यूमुलेशन अभी और नहीं कर रहा हूँ। 2 बार मैंने बाई कर लिया, अब मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये स्टॉक जो है अपने मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है ना। यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करके बहुत शार्प बाउंस आया है, तो हो सकता है यहाँ पे स्टॉक थोड़ा और टाइम स्पेंड करे और टाइम बिताए यहाँ पे इस तरीके से आके, ऐसा ऐसा करके हो सके ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है, तो अगर ये स्टॉक ब्रेक डाउन कर देता है तो मेरे इक्वल क्वांटिटी 3 रुपीज़ यहाँ पे और 3 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं। तो अगर ये स्टॉक यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन कर देता है तो मैं और सस्ता देख के मैं इसमें बाई नहीं करूँगा अब। ठीक है, या हो सकता है मैं अपने 3 रुपीज़ को एग्जिट भी कर दूं अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो। ठीक है, क्योंकि आईटी में अभी वैसे भी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। नैस्डैक इंडेक्स जो है यूएस का आईटी इंडेक्स, वो बुरा परफॉर्म कर रहा है, उसका इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। ठीक है, कंपनी विप्रो बिल्कुल अच्छी नहीं है, मतलब बिल्कुल अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कंपनी में कोई ख़राबी है, बट अगर ये नीचे गिरता है तो अब मैं इसमें अपने पैसे लगा के बहुत ज़्यादा टाइम लगा के मैं इसमें स्पेंड नहीं करने वाला हूँ। आई विल बी लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, जैसे हीरो मोटोकॉर्प, फाइन ऑर्गेनिक वगैरह में मैंने अभी देखा है कि ब्रेकआउट बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स विल कीप बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड वीक स्टॉक विल कीप परफॉर्मिंग स्लोअर एंड स्लोअर। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, है ना। जो वीक होता है वो वीक रह जाता है काफ़ी समय तक।
ठीक है, और बाउंस भी करेगा, स्ट्रेंथ भी दिखाएगा, तो ऐसा नहीं कि तुरंत ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा अपना स्ट्रेंथ रीगेन करने में और पॉजिटिविटी आने में टाइम लगेगा। तो अगर आप उतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो क्वांटिटीज़ को कंट्रोल रखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सस्ता मिल रहा है तो बस इसी में अपने सारे पैसे लगा दिए, या फिर अगर आपने 10 रुपये भी इसके लिए अलॉट कर रखे हैं तो 10 के 10 रुपये आपको इस तरीके से एंटर नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा और नीचे जाए, इस लेवल पे कंसोलिडेट करे, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी मैं इसको ख़रीद लूँ, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि इसमें कुछ पॉजिटिविटी है, स्ट्रेंथ है कि नहीं है ना। इस तरीके से पोजीशंस बनाते हैं। तो कैपिटल हमेशा लिमिटेड होता है हमारे पास, और हम इस तरीके से हर स्टॉक में फुल्ली इन्वेस्ट होके हम ऐसे टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं कि ये स्टॉक जैसे यस बैंक के साथ सीन हुआ था, यस बैंक के साथ कहानी हुआ था, तो वो स्टॉक 400 से गिरता गिरता चला आया, करीबन अभी 16-17 पे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके के स्टॉक्स में क्या होता है कि फिर वही है, अगर आपने यही 200 लेवल पे सस्ता मिल रहा है, 100 रुपीज़ पे और सस्ता मिल रहा है, तो यहाँ पे लेटेस्ट से आपने एंट्री बनाई यहाँ पे 2 रुपये का, यहाँ पे और 3 रुपये लगा दिए आपने, यहाँ पे और 3 रुपये लगा दिए, और इस तरीके से आप फुल्ली इन्वेस्टेड हो गए, लगभग 8 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करके बैठ गए हैं। तो अब आपका 8 रुपीज़ का वैल्यू जो है इतना नीचे गिर गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ क्या हो गया, करीबन 80% वाइप आउट हो गया, है ना। तो आपका 80% कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि जो फॉलिंग स्टॉक्स है, अगर आपको उसमें भरोसा भी है तब भी आप ज़्यादा कैपिटल के साथ इन्वेस्टेड ना रहें। आप अगर सिर्फ 2 रुपये के साथ इन्वेस्टेड रहते हैं तो 2 रुपये से यहाँ पे आता आपका 80% वॉश आउट होता, ठीक है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता, 100% भी मान लेते हैं लेटेस्ट से, तो 2 रुपये आपका वॉश आउट हो जाता, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके 5 रुपये वॉश आउट होते हैं तब आपके लिए इम्पैक्टफुल होता, और 8 रुपये 10 रुपये, जितना ज़्यादा आपका फंड वॉश आउट होगा उतना ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपको असर होगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भी समझें कि अगर ये 6 रुपये आपने या 5 रुपये जो बचा लिए हैं, इसको आप किसी अदर अपॉर्चुनिटी में लगा के, अदर अपॉर्चुनिटी यानी अदर स्टॉक में लगा के आप कुछ अच्छा प्रॉफिट्स निकाल सकते थे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी स्टॉक अगर सस्ता होता जा रहा है, लगातार इस तरीके से गिरता जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम उसमें बाई करते चलें, क्योंकि स्टॉक ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यही मान के चलता हूँ कि विप्रो चाहे कितना भी बड़ा स्टॉक हो, लेकिन मेरे मेंटालिटी में ये रहेगा कि अगर ये सर्वाइव करे या ना करे, इट्स टोटली डिफरेंट थिंग, बट मेरा कैपिटल वॉश आउट नहीं होना चाहिए, मेरा कैपिटल अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये ऐसा है कि अगर 80% 70% वॉश आउट नहीं भी होता है तब भी मेरा कैपिटल अगर यहीं का यहीं फंसा रह जाता है तो स्टिल इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ कैपिटल फॉर मी। तो आई विल लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, और इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, अपने पोजीशंस प्लान करता हूँ, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड एनालिसिस सारे स्टॉक्स के बारे में, और किस तरीके से मैं अपने कैपिटल ऐड करता हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 580 के लेवल पे बाई करने के बाद अब जो नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस किया है दैट इज़ समवेयर अराउंड 530, ठीक है। तो अगर 530 के पास ये कहीं स्पाइक देता है, इस तरीके से एक कैंडल बना के एक स्पाइक देता है, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड अभी भी मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ आईटी सेक्टर में, बट अगर ये स्पाइक बना के इसके नीचे ही क्लोजिंग देने लगे, इस तरीके का कैंडल बनाने लग जाए, ठीक है, तब मेरा ये फिक्स है कि मैं इसमें से एग्जिट कर दूंगा अपने क्वांटिटीज़, एटलीस्ट 50% में एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। अगर ये इस लाइन के नीचे क्लोजिंग देने लगे डेली बेसिस पे, लाइक इस तरीके का रेड कैंडल एक है ना, एक और रेड कैंडल इस तरीके से बन जाए, तो एनालाइज करेंगे और हम उसको एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि पता नहीं कब वो वहाँ से गिर के यहाँ तक आ जाए नीचे, तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल डिग्रेड हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। अब हम वापस चले आते हैं एक बार अपने इंडिया मार्ट के चार्ट में, और यहाँ पे देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है जो मैंने मिस किया था और किस तरीके से इसमें मैं अभी प्लान कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली चार्ट वीक है, जैसा कि मैंने कहा, अभी इसको स्ट्रेंथ दिखाने में टाइम लगेगा, तो और साथ में ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी है। तो मैं इसी लेवल पे करीबन थोड़ा और नीचे स्पाइक लगा के मैं इसको करीबन 4700 या 4800 पे एक बाई करने का मैं प्लान करूँगा, ठीक है, 1 यूनिट।
तो इस लेवल पे मैं 4800 पे मैं फर्स्ट बाई करूँगा 1 यूनिट, ठीक है। और इसके बाद मैं वेट कर जाऊँगा, ठीक है। इतना ही अभी अलॉट करने का है मेरा प्लान। उसके बाद इसमें जैसे कि स्ट्रेंथ नहीं है तो इसको देखेंगे हम यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म करता है। ये जैसे ये यहाँ पे हाई बना रखा है, इसने कंसोलिडेट कर रहा है अच्छा खासा, तो हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस लेवल को ब्रेकआउट करे, ठीक है। अब मैं यहाँ से इस तरीके से प्लान बनाता हूँ, ये यहाँ पे इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे हम तो ये कुछ इसी लेवल पे एक और रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अब अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ और क्लोजिंग देगा, जैसे इस तरीके का ब्रेक दिया और फिर इधर ऊपर ही कैंडल बना लिया, तो मैं यहाँ पे सेकंड यूनिट बाई करूँगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सेकंड यूनिट में महंगा बाई करने की बात कर रहा हूँ, सस्ता नहीं बाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 4800 पे एक बाई कर लिया। अब जो नेक्स्ट बाई करेंगे यहाँ पे सेकंड यूनिट करीबन ये लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद जो भी लेवल होगा, आई थिंक 5300 के आसपास होगा कुछ, ठीक है। तो मैं वहाँ पे अपना सेकंड यूनिट बाई करना पसंद करूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा देर यहाँ पे, ये भी इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ तक आने का फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा इसको 2 यूनिट में ही बस, ठीक है। तो दिस विल बी माई, ऐसा समझ सकते हैं कि 60% इन्वेस्टमेंट हो गया होगा ये करीबन मेरा। तो अब मैं इंतज़ार करूँगा फिर, और एक्सपेक्टेशन तो यही है कि इसका ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मेजर टाइम स्पेंड हुआ है यहाँ पे, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह निकल के आया है और अभी दोबारा से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। तो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा उतना अच्छा रहेगा। और ये मेरा 4800 एज इट इज़ पड़ा रहेगा बेसिकली। तो आई एम टेकिंग अ रिस्क, है ना। रिस्क क्या ले रहा हूँ कि ये मेरा कैपिटल अंडर परफॉर्म करेगा, ठीक है, अंडर परफॉर्म फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर तक मैं इसका अंडर परफॉर्मेंस देखने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। यानी मेरे पास और कैपिटल है जिसको मैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ में लगाऊंगा। बट क्योंकि इंडिया मार्ट एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है, तो इसमें मैं इन्वेस्टेड होना पसंद करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं अपने कैपिटल का जो इसमें जैसे 10 रुपीज़ में अलॉट करना चाहता हूँ, तो इवन अगर इसमें मैं 20 to 30% यानी परसेंटेज में ही बात करते हैं, 20 to 30% भी अगर मैं इन्वेस्टेड होता हूँ तो इट विल बी गुड थिंग फॉर मी rather than not being a part of the business or growth. I prefer to be 20 to 30% invested in the company, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे एक बेट लेने वाला हूँ, एक ऑर्डर मैंने लगा रखा है 4800 पे। बाकी ये कोई एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च और एनालिसिस कर लें, जैसा कि मैं इस तरीके से करता हूँ, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं या फिर आप अपना रिसर्च खुद से कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ फॉलिंग स्टॉक्स का अगर हम हिस्ट्री देखें तो काफ़ी डरावना सा होता है। अगर हम और कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करें, जैसे कि ये एक अमराजा बैटरीज है, इसमें भी मैंने पोजीशन लगभग यहाँ कहीं पे बनाया था इस लेवल पे, और ये स्टॉक भी गिरता ही चला गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं टॉप से ये गिरता गिरता 40% गिर गया है और अभी भी इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ये बहुत वीक चार्ट है, ठीक है। अभी पता नहीं कितना और गिर सकता है, कोई आइडिया नहीं है। फिर इसी तरीके से लोग पेटीएम के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, पेटीएम जायंट, है ना, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दिस दैट। तो आप देख सकते हैं पेटीएम का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, बहुत ही मतलब दर्दनाक परफॉर्मेंस रहा है इसका। अगर कोई इन्वेस्टेड हो इसमें तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आईपीओ अलॉटमेंट के बाद से होल्ड कर जाते हैं, तो बहुत ही तकलीफ़ हुआ होगा उनको, क्योंकि वहाँ से करीबन 60% वॉश आउट हो गया है और अभी भी इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो मैं इस तरीके के स्टॉक्स को तो अभी बाई नहीं करना पसंद करूँगा एंड इवन एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके के कैंडल्स बन रहे हैं, इसके रेड कैंडल्स ज़्यादा हैं और ग्रीन कैंडल्स बिल्कुल कम है, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखाता है कि स्टॉक कितना वीक है। वीकनेस जो है स्टॉक का इसी से पता लगता है। जैसे अमराजा बैटरीज देखें हम, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप रेड कैंडल्स कितने हैं और ग्रीन कैंडल्स कितने हैं, आप कंपेयर कर लें बस रैंडम सा। यहाँ से अप मूव जा रहा है तो हम देखते हैं 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल, ठीक है। 4 ग्रीन कैंडल का अप मूव आया और 1 2 3 4 ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब दोबारा एक ग्रीन कैंडल बना तो उसके लिए देखें कितना, 3 रेड कैंडल बन गया। फिर एक ग्रीन कैंडल, उसके बदले 3 रेड कैंडल। तो आप कंपेयर कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी देखिए 1 2 ग्रीन कैंडल और उसके सामने कितने सारे रेड कैंडल।
तो ये क्या है, स्टॉक का वीकनेस दिखाता है। अमर राजा बैटरीज बहुत वीक है। इसी तरीके से अगर मैं इंडिया मार्ट का भी बात कर लूँ तो इंडिया मार्ट भी वीक ही है, ठीक है। बट अभी इसमें क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी सारे रेड कैंडल्स के साथ फॉल आया है, अच्छा खासा 35% भी करेक्ट हो गया यहाँ से। तो अब यहाँ से ग्रीन कैंडल्स थोड़े से बन रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग हुआ है, देख सकते हैं थोड़े वॉल्यूम्स के साथ बाइंग हुआ है। और यहाँ पे जो सेलिंग आ रही है वो कम वॉल्यूम्स के साथ है, 1 2 3 4, और ग्रीन कैंडल थोड़े से नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, है ना, उसके सामने 3 रेड कैंडल्स हैं। तो इसलिए भी इसको पहले तो हमने मेजर लेवल पे एनालिसिस किया, अब माइक्रो लेवल पे एनालिसिस कर रहे हैं लास्ट के 1-2 मंथ्स के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो इसका रिजल्ट आया था, कुछ फॉल आ गया, 35% करेक्शन हो गया, सब सही है। अब इसने थोड़ा सा रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, तो रिलेटिवली अभी इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे, लोगों का बाइंग आएगा, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे एक पोजीशन बनाने के लिए प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जोमेटो, इसके लिए भी काफ़ी क्रेज़ था जब ये लिस्ट हुआ था मार्केट में। बट अभी देख सकते हैं इसने अपने ओपनिंग प्राइस से हाई तो लगाया अच्छा खासा 40%, और वहाँ से लोगों के सारे पैसे लेके भाग गया ये। तो अपने हाई से देख सकते हैं 50% डाउन आ चुका है, और अपने लिस्टिंग प्राइस से भी सिग्निफिकेंटली लोअर ही है अभी तो, ओके, 26% लोअर है। और अभी भी इसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे रेड कैंडल्स भर भर के हैं और ग्रीन कैंडल्स बहुत लिमिटेड हैं, 1 या 2 गलती से, है ना। एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं। जैसे डेटा पैटर्न्स है, ये भी एक रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है। तो इसमें मेरे को अलॉटमेंट मिला था पहली बार, मतलब 2 साल में पहली बार मेरे को किसी स्टॉक में अलॉटमेंट मिला है आईपीओ के थ्रू। तो लिस्टिंग होने के बाद मैंने कुछ इसी लेवल पे 840 के लेवल पे मैंने एग्जिट कर दिया था। ये देख सकते हैं 840, थोड़ा और नीचे आ गया था, तो 840 पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया था प्रॉपर टाइम में। लिस्टिंग होने के जस्ट 2 से 3 मिनट के बाद ही मैंने एग्जिट कर दिया, और वहाँ से देख सकते हैं स्टॉक लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है, ठीक है। अभी अपने उस लेवल से 23% डाउन है। तो ये जो 15,000 का अलॉटमेंट हुआ था मेरा, ये 15,000 वेस्ट हो जाता अगर मैं इसी में इन्वेस्टेड रह जाता। तो टाइम वेस्ट करता, कैपिटल इरोड होता, बहुत फ्रस्ट्रेशन आता, बहुत दिक्कतें होती, ठीक है। तो आईपीओ वाले स्टॉक्स में तो मैं कभी होल्ड नहीं करता हूँ, वैसे तो मैं अप्लाई ही कम करता हूँ, बट मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस तरीके के न्यूली लिस्टेड कंपनीज़ में आप अपना पोजीशंस बनाएं, ठीक है। और जो मैंने एनालिसिस इंडिया मार्ट के लिए किया है उसी तरीके का एनालिसिस आप, अगर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है आपको जोमेटो पेटीएम टाइप्स के स्टॉक्स में, तो आप थोड़ा सा कैपिटल लगा सकते हैं, बट स्टिल आई वुड प्रेफर कि 1% 2% ही लगाएं, है ना। अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इसमें, बहुत वीक है, बहुत बहुत वीक है इसमें। तो और प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया मार्ट में तो मैंने फिर भी एनालाइज करके सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले हैं, बट पेटीएम में मैं कोई सपोर्ट नहीं देख सकता हूँ, कोई रेजिस्टेंस नहीं देख सकता हूँ, कुछ भी नहीं देख सकता हूँ। बेसिकली न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसके वैल्यूएशंस क्या हैं, कितने पे लिस्ट हुआ है, इसकी क्या रियल वैल्यूएशंस हैं, ये अभी हो सकता है यहाँ से 30% और गिर जाए, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। 400 पे भी महंगा होगा ये, 900 पे भी महंगा है, 300 पे आ जाए तो भी महंगा हो सकता है, पता नहीं, वी कांट से एनीथिंग, ठीक है। सेम जोमेटो के लिए भी है ना, इसने भी एक तरीके से सपोर्ट तो बनाया था, और देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस काम कर सकता है कि इसने ये सपोर्ट बनाया यहाँ पे 2-3 बार टाइम स्पेंड करके, 1 2 3, और यहाँ पे इसने जैसे इसको ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ से आपको मोस्ट प्रोबेबली एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि जो सबसे शार्प फॉल आया है उसका इस ट्रेंड लाइन के बाद ही आया है, देख सकते हैं 32%, ठीक है। तो इस तरीके के अगर कहीं सपोर्ट्स वगैरह मिलते हैं आपको तो उसमें एग्जिट कर जाना चाहिए, और अब अगले कहीं सपोर्ट पे आप एंटर करें, बट अगला कोई सपोर्ट इसका दिख नहीं रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। इसी तरीके से पेटीएम का भी कोई सपोर्ट नहीं है ना। एक यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सपोर्ट बन रहा है, बट सरवाइव नहीं कर पाया वो भी। तो मेरा एडवाइस बिल्कुल नहीं रहेगा पेटीएम वगैरह में बाई करने का, ठीक है। अगर आप ऐसे ही ट्रैक करने के पर्पज़ से रखना चाहते हैं तो 1-2 रुपये आप ऐसे ही मतलब फंसा के रख सकते हैं, मैं इन्वेस्ट नहीं कहूँगा, फंसा के रख सकते हैं कि एक बड़ा बिजनेस है, अगर आपको लगता है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, साल भर के लिए आप रखना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट एक्सपेक्टेशंस कुछ भी ना रखें उनसे, है ना। मतलब आप ऐसा समझें कि आपने किसी को
डोनेट कर दिया या कुछ इस तरीके से कर दिया है, पेटीएम के बिज़नेस को आपने बेसिकली डोनेट कर दिया है, इस तरीके से आप समझ के अगर इन्वेस्ट करें तब तो ठीक है, वरना अगर आप कुछ रिटर्न्स एक्सपेक्ट करके अगर इसमें इन्वेस्ट करें तो दैट विल बी अ वेरी वेरी बैड एडवाइस। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मेरे को डिस्कस करना था। इसी तरीके से कुछ हैपनिंग स्टॉक्स जो काफ़ी लाइमलाइट में थे उनके बारे में मैं अगले कुछ वीडियोस में डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो या एनालिसिस अच्छा लगा हो, और इसी तरीके के कुछ और स्टॉक्स या फिर काफ़ी जो हाईलाइटेड स्टॉक्स होते हैं उनके एनालिसिस के बारे में अगर आपको जानना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आप काफ़ी मतलब सरप्राइज थे या फिर आप काफ़ी क्रेज़ी थे उन स्टॉक्स के बारे में। तो बाकी वीडियो को लाइक करें, कैसा लगा हो कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।